हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन द सेम रिस्क एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरर इट इज़ कॉल्ड। जब एक ही सब्जेक्ट मैटर और एक ही तरह का रिस्क एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती हैं उसको, तो हम उसे क्या कहते हैं? सो आंसर इज़ व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर डबल इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, extended due date to pay premium on a life insurance policy is called। तो अगर जीवन बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम आपको भुगतान करना है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो एक्सटेंड कर दी जाए, विस्तारित की जाए, बढ़ा दी जाती है, तो वो जो बढ़ी हुई डेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ग्रेस पीरियड, है ना, अनुग्रह अवधि उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, राइट। तो हम इसे देखते हैं। अ ट्रेडर टुक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹50,000 टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर टू स्टॉक अगेंस्ट फायर ऑन 1 मई 2021। तो पहली बात क्या कहा गया कि एक ट्रेडर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कितने की ली है? 50,000 का इंश्योरेंस कवर लिया है। कब लिया है? फायर के अगेंस्ट लिया है, स्टॉक के लिए लिया है। 1 मई 2021 को उसने ये इंश्योरेंस कवर लिया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आ फायर ब्रोक आउट इन द शॉप ऑफ ट्रेडर ऑन 20 नवंबर 2021, राइट। तो नवंबर 2021 में ही वहाँ पे क्या हो गया? फायर हो लग गई और उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है, रिजल्टिंग इनटू डैमेज ऑफ अ गुड्स वर्थ ₹40,000, 40,000 का डैमेज हुआ है। क्लियर? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एट शॉप ऑन द डेट ऑफ फायर वाज ₹80,000। तो जो फायर के टाइम पीरियड तक उस गुड्स, वहाँ के शॉप पे जो गुड्स थे वो कितनी वर्थ के थे? 80,000 के वर्थ के थे। द इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड एवरेज क्लॉज, द अमाउंट ऑफ क्लेम अलाउएबल टू ट्रेडर विल बी। आपको बताना है कि कितना अमाउंट अलाउएबल होगा, राइट। अब यहाँ पे बोला गया एवरेज क्लॉज बोल दिया गया कि इंसर्ट किया गया। इसका साफ सा मतलब क्या निकल गया कि ये किस तरह की पॉलिसी है आपकी? यहाँ पे हमारी एवरेज पॉलिसी ली गई होगी, तभी तो एवरेज क्लॉज दिख रहा है। अब हम ये कैसे समझें कि एवरेज पॉलिसी है? क्योंकि एवरेज पॉलिसी में क्या होता है कि जितनी की वर्थ होती है, जितनी की वैल्यू होती है, उससे कम का इंश्योरेंस लिया जाता है, राइट। अब 80,000 की फायर, वो जो शॉप थी उसके गुड्स की वर्थ की वैल्यू कितनी थी? 80,000 की थी। लेकिन जो इंश्योरेंस लिया गया है वो कितने का लिया गया है? सिर्फ और सिर्फ कितने का? 50,000 का इंश्योरेंस लिया गया है, राइट। तो 50,000 है वैल्यू ज़्यादा की, 80,000 की। इंश्योरेंस कवर कितने का? सिर्फ 50,000 का है। इसका मतलब मेन वर्थ से कम का इंश्योरेंस कवर लिया गया, तो दैट इज़ योर एवरेज पॉलिसी। क्लियर? अब इन्होंने कहा कि अब बताइए आप कि जो डैमेज हुआ वो सिर्फ 40,000 का हुआ, कवर 50,000 का है, शॉप पे जो गुड्स थे वो 80,000 के थे, और जो डैमेज हुआ वो सिर्फ 40,000 का हुआ, तो कितना क्लेम मिलेगा? ठीक। तो एवरेज पॉलिसी के केस में ये जो क्लेम का अमाउंट हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हमें ये करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्चुअल लॉस आपकी कितनी हुई। तो यहाँ के केस में आपकी एक्चुअल लॉस कितनी है? 40,000 की, है ना। डैमेज गुड्स कितने? 40,000 के। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई इंश्योर्ड अमाउंट। अब इंश्योर्ड अमाउंट कितना है? 50,000 का इंश्योरेंस आपको कवर्ड है, 50,000 का आपने इंश्योरेंस लिए रखा है। तो एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई इंश्योर्ड अमाउंट मतलब क्या हो गया आपका कि 50,000, मतलब आपका एक्चुअल लॉस मतलब 40,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000 होल डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका? वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब जब भी आपका लॉस हुआ एट द डेट ऑफ फायर, आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी थी? दैट इज योर 80,000। सो फॉर्मूला विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000 होल डिवाइडेड बाई 80,000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 25,000, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट अ फ्लोटर पॉलिसी इज इशूड फॉर। तो फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट में जो फ्लोटर पॉलिसी होती है वो किसके लिए इशू की जाती है? तो दैट विल बी इशूड फॉर आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ स्टॉक। देखिए फ्लोटर पॉलिसी होती क्या है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। सो बेसिकली फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है, आपके वेयर हाउसेज एक से ज़्यादा हैं और अलग अलग प्लेस पे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आप एक ही पॉलिसी से उन सभी जो अलग अलग प्लेसेस पे आपके वेयर हाउसेज हैं उन सभी के स्टॉक को आप इंश्योरेंस कवरेज दे सकते हैं, फायर इंश्योरेंस की कवरेज
दे सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। मतलब अगर मेरा एक वेयर हाउस दिल्ली में है, एक वेयर हाउस लखनऊ में, एक वेयर हाउस कानपुर में है, तो अब मुझे अपने हर वेयर हाउस के लिए अलग अलग पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन सारे वेयर हाउस के लिए हमने एक ही पॉलिसी ले ली फायर इंश्योरेंस की, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी कहते हैं, राइट। तो फ्लोटर पॉलिसी जो ली जाती है वो किसके लिए ली जाती है, स्टॉक के लिए ली जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर विच द इंश्योरर promises टू पे द इंश्योर्ड एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड इन द पॉलिसी इज कॉल्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जब इंश्योरेंस प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर्ड को जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पॉलिसी के अंदर डिक्लेयर की गई है उतना ही अमाउंट वो इंश्योरर को प्रोवाइड करेगा, इंश्योर्ड को प्रोवाइड करेगा, तो इस तरह की पॉलिसी क्या कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि पॉलिसी के अंदर जो वैल्यू मेंशन्ड है वो पेमेंट की बात हो रही है, क्लियर है। अब ये किस इस तरह का जब होता है तो इस तरह की पॉलिसी को क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है, पहले इन सारी पॉलिसीज़ को भी एक बार समझ लेते हैं। लाइक डिक्लेरेशन पॉलिसी, देखिए डिक्लेरेशन पॉलिसी का क्या होता है कि जब जो भी चीज़ हम फिक्स कर रहे हैं, जिसके लिए भी हम फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनकी वैल्यू या वॉल्यूम दोनों फ्लैक्चुएट करती है, राइट। तो जब वैल्यू और वॉल्यूम फ्लैक्चुएट करती है तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पॉलिसी लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन पॉलिसी कहलाती है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हर महीने अपनी जो फ्लैक्चुएटेड वैल्यू है उसको भेजना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसका डिटेल भेजना पड़ता है कि अभी मेरी ये वैल्यू या ये वॉल्यूम जो भी फ्लैक्चुएट कर रहा है वो ये है, तो उसका जो डिटेल है वो आपको हर महीने वहाँ पे भेजना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन पॉलिसी वहाँ पे होती है जहाँ पे वॉल्यूम या वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही हो, ठीक, जो सब्जेक्ट मैटर है आपका उसका। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा जगह पे वेयर हाउस होते हैं और आप सभी जगह को एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर रहे होते हैं तो हमारा फ्लोटिंग पॉलिसी हो जाता है। वहीं एवरेज पॉलिसी में क्या होता है कि जो अमाउंट है आपकी, सब्जेक्ट मैटर जो भी है उसकी वैल्यू और आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो इंश्योरेंस की वैल्यू आपके सब्जेक्ट मैटर से कम है। मतलब प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और जितने का हम इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं वो इंश्योरेंस हम अमाउंट कम ले रहे हैं, तो हमारा एवरेज पॉलिसी कहलाता है। अब वही वैल्यूड पॉलिसी क्या कहलाता है, तो वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है कि हम जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना वो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट मतलब उस चीज़ की, सब्जेक्ट मैटर्स की जिसके लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी हम वैल्यू पहले ही क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू फिक्स कर ली जाती है एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के थ्रू, जब वो इंश्योरेंस ले रहे होते हैं उसी टाइम पे। और अगर कोई कंटीजेंसीज होती है तो उस टाइम पे जो ये डिटरमाइंड वैल्यू है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू है ना, वही पे की जाती है। वहाँ पे एक्चुअल लॉस को एसेस नहीं किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी, राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। मतलब वैल्यूड पॉलिसी में क्या होने वाला है कि जो हमने वैल्यू पहले से डिसाइड कर रखी है और पॉलिसी के अंदर मेंशन कर रखी है वही वैल्यू पे की जाएगी। तो इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर वैल्यूड पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under fire insurance the policy that is granted only in respect of goods which are subject to frequent fluctuation in value or volume is known as। तो हमने ये बात कर ली है ऑलरेडी कि फायर इंश्योरेंस के अंदर ऐसी चीज़ या ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू या वॉल्यूम बार बार फ्रिक्वेंटली फ्लैक्चुएट हो रहे हों उनके लिए जो हम पॉलिसी लेते हैं उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन पॉलिसी कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट ऑफ। फायर इंश्योरेंस किस तरह का एग्रीमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं, लॉस इंश्योरेंस, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अग्नि बीमा एक अनुबंध है, कैसा, हानि बीमे का, क्योंकि यहाँ पे लॉस के लिए हम इंश्योरेंस कर रहे हैं कि कल को अगर हमें लॉस हो जाएगा तब क्या होगा। इज इट क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्लियर है। अब वैल्यूड पॉलिसी आपको याद है, वैल्यूड पॉलिसी में हम इंश्योरेंस जब ले रहे होते हैं उसी वक्त पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी मिलके एक एस्टिमेटेड जो वैल्यू है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू फिक्स कर लेती हैं, जो पॉलिसी में मेंशन हो जाती है वही पे की जाती है। एक्चुअल लॉस को एसेस नहीं किया जाता है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल वहाँ फॉलो नहीं होता है। ये सब वैल्यूड पॉलिसी के आपके कुछ फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं। अब बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। सो वैल्यूएशन ऑफ द रिस्क इज मेड एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। तो जब रिस्क है जो मतलब जब पॉलिसी इफेक्ट में आती है उस टाइम पे रिस्क को वैल्यू किया जाता है,
तो आंसर इज नहीं, ये चीज़ तो अब अलग ही हो गई, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं। द इंश्योर्ड इज बेनिफिटेड व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अप्रिशिएट्स। तो जो इंश्योर्ड है मतलब जो पॉलिसी होल्डर है ना, उसको फ़ायदा तब मिलता है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट कर जाती है। अब आप बताइए, जब हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है वैल्यू और हम उससे ज़्यादा वैल्यू पा ही नहीं सकते हैं, तो चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही हो या प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही हो, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये फायर इंश्योरेंस के अंदर है। तो फायर अगर हुई है और हमने प्रीडिटरमाइंड वैल्यू रखी है तो हमें क्लेम उतने का ही मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ने से कोई भी बेनिफिट यहाँ नहीं मिलने वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fire insurance policy that provides a cover against fire, explosion, lightning, burglary, riots, thefts, and deceit, etc. to the owner of the family property and household goods is known as। मतलब एक ऐसी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें जो आपको कवर मिल रहा है ना, वो एक कवर नहीं है, बहुत सारे कवर मिल रहे हैं। फिर वो आपको आग से भी बचा रहा है, किसी तरीके से धमाके से भी बचा रहा है, कोई दंगे फसाद से होने वाले नुकसान से भी बचा रहा है, चोरी से भी, डकैती से भी, किसी भी तरीके से होने वाले नुकसान से आपको वो पॉलिसी क्या कर रही है, कवरेज दे रही है। तो मतलब एक ही पॉलिसी में आपको बहुत सारी चीज़ की कवरेज मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर इज़ व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, राइट। अब देखिए, फ्लोटिंग पॉलिसी में तो वेयर हाउस होता है डिफरेंट लोकेशन का, उसका हम करते हैं। और स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या हो जाता है कि जितना भी मैक्सिमम अमाउंट पेबल है ना, वो पहले ही एडवांस में फिक्स हो जाता है। मतलब स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या हो जाएगा कि जितना मैक्सिमम अमाउंट हम कवरेज दे सकते हैं, मतलब आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है जितना मैक्सिमम दे सकती है उतना पहले ही फिक्स कर लिया जाएगा, राइट। फिर जब एक्चुअल लॉस होगा क्लेम के टाइम पीरियड पे, तो एक्चुअल लॉस और जो प्री फिक्स्ड अमाउंट है दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो लोअर होगा वही आपको पे कर दीजिएगा। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने 2 लाख की पॉलिसी ले ली, ठीक, और जब एक्चुअल लॉस हुआ तो 3 लाख का लॉस हो गया, तो इस केस में आपको जो कवरेज मिलेगी, जो क्लेम आपको रिसीव होगा वो 2 लाख का मिलेगा, राइट। वहीं पर मान लीजिए आपने पॉलिसी 2 लाख की ली थी पर लॉस आपको 1.5 लाख का हो गया, तो इस वक्त आपको जो कवरेज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1.5 लाख का मिलेगा। मतलब स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट कितना पे किया जा सकता है वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, और जो एक्चुअल लॉस होता है उससे कंपेयर करते हैं, जो लोअर होता है वही पेमेंट की जाती है। इज इट क्लियर? और तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो फायर इंश्योरेंस का जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो किस तरह का एक एग्रीमेंट है, राइट। तो एक्सीडेंट लॉस है, इंडेमनिटी है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क अवॉइडेंस है, या वो किस तरह का लॉस है? सो आंसर विल बी व्हाट? इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का है। फायर इंश्योरेंस हम लॉस के लिए करते हैं ना, तो यहाँ पे लॉस की कवरेज मिलती है, क्षतिपूर्ति की जाती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि an insurance policy that also provides a risk cover for indirect losses such as loss of rent or loss of project due to failure of continuation of business activities at a damaged location is called। ठीक, आपको कह रहे हैं कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें आपको जो रिस्क का कवर मिल रहा है ना, वो डायरेक्ट, जैसे अगर आग लग गई, जो नुकसान हुआ, जितने के गुड्स वहाँ रखे थे उसका नुकसान हो, उसकी वैल्यू करना, तो डायरेक्ट लॉस हो गया। तो अगर आपने एक ऐसी पॉलिसी ली है जो डायरेक्ट लॉस के साथ ही साथ इनडायरेक्ट लॉस को कवर कर रहा है। अब इनडायरेक्ट लॉस का मतलब क्या हो गया कि उस पूरे शॉप पे जो सामान था इसके अलावा आप उसको रेंट पे उठाते थे, तो वो रेंट, अब आपको जब वो प्रॉपर्टी नुकसान हुई तो वो रेंट भी नुकसान हो गया, वो रेंट नहीं मिलेगा, है ना। या उसके लॉस की वजह से, या फायर लग गया वहाँ पे नुकसान हुआ उसकी वजह से, अब 3-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन आपका बिजनेस नहीं चलेगा, या 1 महीना आपका बिजनेस नहीं रन करेगा, तो 1 महीने में जो आप पर डे इनकम कमाते थे वो आपका लॉस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होंगे? इनडायरेक्ट लॉसेस को हम कहते हैं। जो सामने से दिख रहा है तो अलग ही अलग, पर इसके अलावा जो दिख नहीं रहा है पर एक्चुअली उस लॉस की वजह से वो भी लॉस हमें हुआ है, इनडायरेक्ट लॉस, तो उसको जो पॉलिसी कवर करती है, उन डैमेजेस को भी जो कवर करती है, इस तरह की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी, परिणामी हानि बीमा, कि अगर ये परिणाम हुआ और इससे हमारा लॉस हुआ तो इस लॉस से हमारा जो परिणाम निकल रहा है उसका भी हम बीमा कराएंगे। इस लॉस के जो मेरा ये नुकसान हो गया, अब मुझे ये नहीं मिल पाएगा, उसको भी हमने अगर इंश्योरेंस करवा ले, दैट इज़ योर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। क्लियर है? और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है?
कि वो सारी कवरेज आपको देती है, मतलब जितने भी मिसहैप्स हो सकते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो सारे से आपको क्या करेगी, कवर करेगी। फायर है, बलगरी है, थेफ्ट है, एक्सप्लॉजन है, अर्थक्वेक है, कुछ भी सब से कवर करती है, तो उसको हम कंप्रहेंसिव पॉलिसी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the premium on a life insurance policy is not paid either on due date or within the grace period, then such life insurance policy is deemed as, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपने पे नहीं किया, उसकी ड्यू डेट पे भी नहीं किया, और जो एक्स्ट्रा डेज एक्सटेंडेड डेट आपको मिलते हैं, मतलब ग्रेस पीरियड जो आपको मिलते हैं उसमें भी आपने नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में वो पॉलिसी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड क्या मानी जाएगी, तो दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैप्स्ड। प्रॉपर्टी क्या मान ली जाएगी कि वो लैप कर गई ना, लैप्स्ड हो गई, लैप कर गई। और सरेंडर क्यों नहीं मानी जाएगी, सरेंडर में आप इंटेंशनली हैंड ओवर कर देते कि अब हम प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे, है ना, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे प्रीमियम छूट गई, ऐसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं थे या आप ड्यू डेट भूल गए या ग्रेस पीरियड हट गया या कोई कंटीजेंसीज आ गई इसलिए प्रीमियम नहीं पे कर पाए, तो उसकी वजह से होना तो वो लैप्स हो गया। लैप्स को हम रिवाइव करा सकते हैं, पर सरेंडर होने का मतलब आपने अपनी स्वेच्छा से दे दिया उस पॉलिसी को, अब हमें नहीं चलाना है पॉलिसी, तो दैट इज योर सरेंडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर इज ₹9 लाख, ठीक, आपका क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक, और लॉस की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, फायर से जो लॉस हुआ उस गुड्स की वैल्यू कितनी है, 9 लाख की वैल्यू है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं वैल्यू ऑफ गुड्स साल्वेज्ड ₹1 लाख, आपने जो गुड्स बचा लेंगे, ठीक है, वो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख की वैल्यू हो गई। फिर कह रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज ₹8 लाख, आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली थी, 8 लाख की ली थी, तो आप बताइए कि आपको एवरेज क्लॉज के अंदर क्लेम कितना मिलेगा। अगर वो एवरेज क्लॉज नहीं भी मेंशन करते तो आपको पता होना चाहिए कि ये एवरेज पॉलिसी है और एवरेज क्लॉज यहाँ आएगा, एवरेज पॉलिसी मतलब एवरेज क्लॉज इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो क्यों है, क्योंकि देखिए 9 लाख का तो लॉस हो गया प्लस 1 लाख का गुड्स बचा लिए गए, मतलब टोटल कितने रहे होंगे, 10 लाख के गुड्स रहे थे, 1 लाख का गुड्स तो बचा लिया गया और 9 लाख का आपका डिस्ट्रॉय कर गया, तो टोटल 10 लाख के गुड्स थे, और आपने पॉलिसी कितने की ली थी, 8 लाख की। इसका मतलब आपने वैल्यू से कम की पॉलिसी ली थी, जब आप वैल्यू से कम की पॉलिसी लेते तो दैट इज़ कॉल्ड एवरेज पॉलिसी, और एवरेज पॉलिसी का फॉर्मूला क्या होता है हमें अच्छे से पता है ना। एवरेज पॉलिसी का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, हमने कितना ले रखा था, इंश्योरेंस कितने का ले रखा था, और होल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो अब आप देखिए आपका एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, 9 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ, मल्टीप्लाइड बाई आपने इंश्योरेंस कितने का लिया था, 8 लाख का, होल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, तो 9 + 1 10 लाख की वैल्यू, तो 9 8 = 72 डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो 7,20,000 will be your आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटमोस्ट गुड फेथ मीन्स, तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट, इश्यूज ऑफ थॉट्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ऑल ऑफ द अबव, सो आंसर विल बी सी, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी ली जा रही है, कोई भी चीज़ की जा रही है, तो ये माना जाता है कि एटमोस्ट गुड फेथ में, मतलब आपने जो कुछ भी बताने लायक चीज़ होगी वो सब बताया होगा, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो LIC का जो सेंट्रल ऑफिस है वो इंडिया में कहाँ पे लोकेट करता है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंश्योरेंस पॉलिसी विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू व्हेन डैश विल बी पेड, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कब शुरू हो जाती है और कब तक कंटिन्यू रहती है, किसके साथ कंटिन्यू रहती है, जब तक कि आप प्रीमियम पे करते रहते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, और आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहली बात तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, जो कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड हुई थी ना वो 24 Feb 1952 को एस्टैब्लिश्ड हुई थी, 1952, करेक्ट। वो तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो 21, 47, 48, 49 है। वहीं पे अगर हम बात करें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की, तो ये एक्ट पास्ड कब हुआ था, 1948 में, 19 अप्रैल 1948 में ये एक्ट पास हुआ था। तो क्वेश्चन होना चाहिए था कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आपका पास हुआ, तब आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 1948, पर अदरवाइज कॉर्पोरेशन पूछता तो ऑप्शन होना चाहिए था 1952, और आंसर विल बी 1952, राइट। तो अभी यहाँ पे आप 1948 का आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक। मोटर व्हीकल एक्ट 1940, 1939, 1937, 1938। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट जो चल रहा है वो 1988 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 है जो कि फोर्स में आया था 1940 में। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर मोटर व्हीकल एक्ट 1939, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the insured subject matter is completely damaged or insured is fully discharged then it is called। तो जब बीमित वस्तु जो भी है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है या बीमादार सर्वथा वंचित हो जाए तो उसे हम क्या कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्चुअल टोटल लॉस कहलाते हैं, ठीक है। और वहीं पे कंस्ट्रक्टिव लॉस क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव लॉस वो होता है कि जहाँ पे इतना एक्सटेंसिव डैमेज हो जाता है कि अगर उसको रिपेयर किया जाए तो रिपेयर करने की जो कॉस्ट होगी ना वो उस एक्चुअल उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो रियल कॉस्ट है उससे ज़्यादा की कॉस्ट क्या हो जाती है, उसको रिपेयर करने की हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि आपका कंस्ट्रक्टिव लॉस, कि व्हीकल का जो कॉस्ट है या उसका इंश्योरेंस की जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जा रही है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव लॉस कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टर्म डैश मीन्स चेंज द कॉमन रूट और गिवन पाथ ऑफ शिप इन अ जर्नी। तो जो जब शिप आपकी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाती है तो उसका एक वे डिसाइडेड है, जब हम उस वे को चेंज करते हैं तो जो कॉमन रूट था जो वे है उसको जब हम चेंज करते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेविएशन। और वॉयज क्या होता है, वॉयज क्या होता है आपका, तो जैसे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने का जो पूरा आपका रूट मैप है ना, वो जो पूरी यात्रा है वो क्या कहलाएगी, आपकी वॉयज कहलाती है, ठीक है। हु इज़ अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड एसेस द फायर इंश्योरेंस क्लेम फाइल्ड बाय इंश्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। तो जो आपका इंश्योर्ड है पॉलिसी होल्डर, उसने जो आपके क्लेम किया है उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे जो पर्सन इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट हुआ कि फायर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो दैट विल बी आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वेयर, राइट। उनको सर्वेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मॉरल हैज़ार्ड, ठीक है। देखिए मॉरल हैज़ार्ड का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपने इंश्योरेंस कराया और आप इंश्योरेंस कराने के बाद ये सोचिए कि अरे मेरी, जैसे मान लीजिए कार का इंश्योरेंस लिया, अब कार के इंश्योरेंस के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और सोचिए कार का इंश्योरेंस तो है ही है, अगर कार को कुछ भी होगा तो मुझे तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आप बिना परवाह किए ही, बिना ध्यान दिए ही कार को कहीं पर भी पार्क कर रहे हैं, कहीं भी खड़ी कर रहे हैं, सो कुछ भी हो रहा है उससे आपको कोई परवाह नहीं है ना। तो उसे हम कहते हैं मॉरल हैज़ार्ड, मतलब आप इंश्योरेंस करा के खुद को फील करें कि आप सेफ एंड सिक्योर हैं और आप उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर था जिसका इंश्योरेंस आपने करा उसका कोई ध्यान ना दें, उसको नेग्लिजेंट करें, उसका नेग्लिजेंस हो, तो वो सब चीज़ें हमारी मॉरल हैज़ार्ड के केस में आती हैं। तो आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है मॉरल हैज़ार्ड का केस, सो आंसर विल बी व्हाट, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग डिफेक्टिव हो गई है और उसकी वजह से कोई फायर हुआ तो वो मॉरल हैज़ार्ड नहीं हो, वो तो वाकई में फायर होने के पीछे रीज़न इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, गलत चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें आपके मॉरल हैज़ार्ड के केस में नहीं आएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ फायर इंश्योरेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर इज ऑफ। तो जो इंश्योरर है मतलब कंपनी और इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर, तो इन दोनों के बीच में जो ये इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होता है उसका बेसिस क्या होता है, उसका बेसिस ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ऑब्लिगेशन, सोशल कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं इनकी ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन क्यों होती है कि अगर एक की गलती हुई या अगर कहीं पे भी कोई चीज़ गड़बड़ हुआ, फायर लगी, तो अब क्या है, सामने वाले की ऑब्लिगेशन है, उस एग्रीमेंट में एक पार्टी की ऑब्लिगेशन बनती है कि उसको पे ऑफ करेगा ही करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अंडर द मरीन इंश्योरेंस लॉ द पर्सन और पार्टी सेविंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द वॉयज शुड बी रिवॉर्डेड, दिस रिवॉर्ड इज़ नोन एज। तो जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जा रहा होता है सामान, उस दौरान, उस यात्रा के ड्यूरेशन में अगर प्रॉपर्टीज़ को कोई लॉस हो रहा होता, कोई नुकसान पहुंच रहा होता, तो जो व्यक्ति उसको बचाता है उसको जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट विल साल्वेज चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस का जाना जो होता है ना, मतलब ट्रांजिट की बात कर रहे हैं आपसे, तो वो रास्ते का, एक ही वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस तक आप पहुंचा रहे सामान को, तो वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट क्लॉज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीन इंश्योरेंस एक्ट वॉज पास्ड इन। तो मरीन इंश्योरेंस एक्ट कब पास हुआ, 1963 में, 18 अप्रैल 1963 में,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेम्यूनरेशन पेएबल टू सेवियर इज कॉल्ड। तो जो सेवियर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट विल बी आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साल्वेज चार्ज। तो जो भी सेवियर्स, जो बचाने वाले लोग हैं, जो बचाते हैं सामान को, उनको जो भी पेमेंट की जा रही है वो क्या कहलाती है? हमारी सेवियर चार्ज कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। तो LIC का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो कब पास हुआ था? सो आंसर विल बी व्हाट? 1956, राइट। नेक्स्ट है पॉलिसी लोन मीन्स। तो पॉलिसी लोन का क्या मतलब होता है कि जब आपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपको लोन चाहिए, आप उसी पॉलिसी को रख के आप उस पॉलिसी के ऊपर लोन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसी लोन। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी, लोन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के बेसिस पे, उसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलिसी लोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पहली बार स्टार्ट कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था, राइट, विद द उनका रोड ट्रैफिक एक्ट था 1930 का, उसी के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो है सोसाइटी के लिए है। मतलब यहाँ पे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है आपका? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक तरीके से होता है कि सबको कराना कंपलसरी है, और ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आपकी वजह से दूसरे को जो प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो इंश्योरेंस कवर दे, तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड फॉर द पीरियड ऑफ। जितनी भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए इशू होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 ईयर। ये जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह है, ये कार इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।